3 दिन बाद मनीष की फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मनीष थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि मैं अपना अंतिम पल अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जेलर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जेलर साहब सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल की सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जिस कैदी को 3 दिन बाद फांसी होनी है, वह अंतिम पल अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। जेलर साहब तैयार हो जाते हैं। उसके पत्नी को यह खबर भेजवा दिया कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष, कानून तो उसको दोषी मान चुकी और कहीं न कहीं उसका हाथ रहा होगा इस घटना में, तभी तो कानून उसे फांसी की सजा सुनाए। तो चलते हैं। अगर पति की इच्छा है कि मैं उसके साथ बिताऊं, तो एक बार उस जाके मिल लेते हैं। तो उसे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड में एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में चुपके से एक खुफिया कैमरा लगा देता है, ताकि पति और पत्नी के बीच क्या बातें चल रही है इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और इस कैमरों को जेलर साहब अपने ऑफिस के लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच जो भी बातचीत हो रही है उसको साफ साफ सुन पाए और देख पाए। पत्नी जैसे ही पति के पास पहुंचती है, देखते ही रोने लगती है। पति भी रोने लगता है और दोनों कुछ देर तक रोते हैं। तो पत्नी ने अचानक से पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये सब किया? और अगर तुमने किसी से प्यार किया भी, तो उसे तुमने मार क्यों दिया? आखिर क्या बातें हो गई थी कि जिस लड़के से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी? मनीष थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है कि कानून जिस बात के लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई है, वास्तव में मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं। यह भारत का कानून है कि साक्ष्य और सबूत के बल पर किसी को सजा सुनाई जाती है, और जितने भी सबूत है, साक्ष्य है, वो सब हमारे खिलाफ है। इस वजह से हमें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आखिर सच्चाई क्या है? पत्नी ने पूछा। और इधर इन दोनों के बीच जो भी बातचीत चल रहा होता है, यह बात साफ साफ जरर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। मनीष बोलना शुरू करता है कि जिस कंपनी में हम और संतोष दोनों एक साथ काम करते थे, उसी कंपनी में मनीषा नाम की एक लड़की भी काम करती थी। मनीषा से हमारी दोस्ती हो जाती है, हम दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। एक दिन मनीषा हमारे रूम पर आती है। संतोष पहले से ही हमारे रूम पर मौजूद था और हम बाजार में कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच संतोष उसके साथ क्या किया नहीं किया मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब मैं बाजार से लौट कर आया तो देखा मनीषा का डेड बॉडी हमारे बेड पर पड़ा हुआ था और वहां से संतोष फरार था। मैं कुछ समझ पाता तब तक पुलिस आ जाती है और हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके बर्दाश्त पर मनीषा का डेड बॉडी मेरे बेड पर मिला था। ऐसा कहकर फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती। जेलर साहब जो अपने ऑफिस में ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं, जेलर साहब के भी आंख में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का माहौल गम में बदल जाता है। मनीष कहता है कि कानून अंधा होता है, कोई बात नहीं है, हमारा और तुम्हारा मिलन अगले जन्म में फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और इस बात का जिक्र अपने बच्चे से कभी भी मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाला समय में कानून और प्रशासन पर से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बोल के मनीष फिर रोने लगता है। उसकी पत्नी वहां से जाने लगती है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो जाता है। जेल के जितने भी कर्मी हैं, सब लोगों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही होती है। मनीष की पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग जेल में होते हैं, इस बात की चर्चा होने लगती है आपस में कि आखिर एक निर्दोष को फिर से फांसी के फंदे पर भारत के कानून पहुंचाने जा रहा है।
इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इसी बीच जेलर साहब जब उस पूरे वीडियो रिकॉर्ड को दोबारा देखते हैं तो उसके मन में अचानक यह ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को जेलर साहब इस बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल कई भूतपूर्व जज भी वहां पहुंचे हुए होते हैं। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी को पैरे तले जमीन खिसक जाती है। इस बात की चर्चा होने लगती है कि सब लोग इस बात का निर्णय करते हैं कि क्यों न इस वीडियो रिकॉर्डिंग को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगले ही दिन न्यायालय के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। जज साहब बारीकी से सुनते हैं और देखते हैं। उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के बाद यह लगता है कि मनीष निर्दोष है, लिहाजा यह अदालत मनीष को बाइज्जत रिहा करने के हुक्म सुनाती है और पुलिस को यह निर्देश दिया जाता है कि संतोष को गिरफ्तार करके उस पर शुरू से मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर संतोष को फांसी नहीं दी जा सकती। इस पर सरकारी वकील विरोध जताया और जज साहब से कहा, योर ऑनर, जब वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर मनीष की फांसी रुक सकती है तो संतोष को फांसी क्यों नहीं हो सकती। इस पर जज साहब ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, किसी की जान लेना और किसी का जान बचाना दोनों दो बातें हैं, इसलिए जो कहा जा रहा है उसी पर अमल किया जाए। फालतू बहसों में अदालत का समय नष्ट न करें। कोर्ट इज ऑब्जर्व।